Hi everyone, we are going to start a learning module in equities. शुरुआत करने जा रहे हैं हम with equity instrument features. We'll break down this learning module into two parts. तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करेंगे कई सारे theoretical nuances अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो, लेकिन बहुत डिटेल्ड होने वाला है। जो भी थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हर चीज क्वेश्चनेबल है, हर चीज से एमसीक्यू बन सकता है। सो यस, कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। छोटा सा आपका ये लेक्चर है, पूरा मजा उठाइए इसका। एट द सेम टाइम मेक रनिंग नोट्स इफ यू वांट टू। शुरुआत करते हैं। ओके, here we go. दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम, जिसके ऊपर अपना ये पूरा का पूरा डिटेल्ड, मैं कह सकता हूं पूरा ये वीडियो पार्ट इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड आउट है। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर? इस लर्निंग आउटकम में हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट वी वांट टू नो द बेसिक फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ करके कोई और चीज के बारे में बात शायद ना करें, एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दायां बायां सब कुछ पता करना है अपने को। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, व्हाट डू वी मीन बाय इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? वेल, इसका बेसिक आइडिया हर किसी को है। वी नो इक्विटी रिप्रेजेंट्स अ प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन अ कंपनी। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर कंपनी है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, उसके जो ओनर्स होते हैं वो सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ऐसे में इफ यू आल्सो वांट टू बिकम अ ओनर या एन ओनर ऑफ द कंपनी, तो आपको उसमें एक शेयर खरीदना होगा कम से कम, सो दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ कैपिटल, या यू आर ऑल्सो अ कैपिटल प्रोवाइडर टू द कंपनी, एंड वो एक प्रोपोर्शनेट ही सही आपको एक शेयर मिल जाएगा, एंड दैट विल गिव यू ओनरशिप राइट्स इन द कंपनी। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर सिक्योरिटीज। सबसे पहले सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में ये कवर हो जाएगा। सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आमतौर पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आ जाते हैं या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में कह सकता हूं मैं फाइनेंस ऑब्टेन करने में मदद करे, उनको हम कहते हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में बॉन्ड्स वगैरह भी आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म फंडिंग आप इन सिक्योरिटीज को इशू करके कर सकते हो। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि कोई भेदभाव नहीं है। एवरीबडी गेट्स द सेम स्टैंडर्ड इक्विटी शेयर दैट यू विल आल्सो गेट, एंड इट रिप्रेजेंट्स कंपनीज ओनरशिप कैपिटल, बट अ फ्रैक्शनल और अ प्रोपोर्शनेट ownership capital, but still you get a part of ownership in the company. So that is what equity instrument is all about. अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। अगर इक्विटी के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज ये है दैट यू गेट ट्रांसफरेबिलिटी विच इज अदरवाइज नॉट अवेलेबल इन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक प्रोप्राइटरशिप है एंड आई वुड लाइक टू ट्रांसफर द ओनरशिप राइट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, नॉट पॉसिबल। पार्टनरशिप में भी डिसॉल्व होकर के ही पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ कंपनी देयर इज नो नीड टू डिसॉल्व द कंपनी। आप अगर कंपनी के एक शेयर होल्डर हो, यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीवन, देन यू कैन डू इट, एंड इट इज रिलेटिवली इजी, एंड ये ट्रांसफरेबिलिटी का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर आपको मिलता है इन केस ऑफ इक्विटी ओनरशिप। इसके अलावा कंपनी के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी एक्सटर्नल कैपिटल जब चाहे तब रेज कर सकता है। ऑल इट has to do is to issue new shares। तो जब भी नए शेयर्स इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको मिल जाएंगे क्या? आपको मिल जाएगा शेयर कैपिटल। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट along with this। एंड थर्ड है, इट लिमिट्स द लीगल लाइबिलिटी ऑफ द ओनर्स, जिसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी बोल करके पढ़ते हैं। नाउ दिस इज टिपिकली अ फीचर ऑफ अ कंपनी। ये शेयर्स का क्या है, ये कंपनी का ही फीचर है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ जाते हैं। इसका मतलब कल को कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुआ, सॉल्वेंसी इशू आया, तो यू विल नॉट बी लाइबल टू पे एनीथिंग एल्स बियॉन्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे और कल को कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ, तो कंपनी या फिर कोई भी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके पास आकर के आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं ले सकते। आपने जो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, दैट इज एट मैक्स जो कि आपसे क्लेम किया जा सकता है। सो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, बट इन केस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में आपने पार्टनरशिप में 1 करोड़ रुपया डाला होगा, बट इफ यू happen to incur a loss, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से दैट कैन जस्ट कम बैक टू यू, एंड आपको पर्सनली भी लायबल होना पड़ सकता है टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो ये एक तरह से फीचर ऑफ अ कंपनी है। ओके, इसके अलावा हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो फीचर्स मिल रहे हैं वो क्या है? नंबर 1, आपको इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं, और नंबर 2, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। डिटेल में डिस्कशन है इन द नेक्स्ट पार्ट, बट अभी के लिए इतना ही बता देता हूं कि इकोनॉमिक राइट्स ये है कि आप कंपनी के क्योंकि ओनर हैं, तो ओनर को डिविडेंड्स मिलते हैं।
Now, obviously, equity dividend compulsory नहीं होते. So, if the management decides, if the board of directors approve a dividend, तो that is payable to you. तो वो dividend आपको मिलेगा, ये आपकी economic right है. कल को कंपनी लिक्विडेट हो तो लिक्विडेशन के टाइम पे आपको रेसिडुअल क्लेम मिलेगा, यानी कि कंपनी में क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो भी पैसा बचा वो पैसे पे क्लेम आपका होगा. सो दीज आर इकोनॉमिक राइट्स एंड ये जाहिर सी बात है एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मिलता है. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट वोटिंग राइट्स. नो व्हाट आर वोटिंग राइट्स? वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं कंपनी में बड़े बड़े डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो उस समय शेयर होल्डर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी, हर बार नहीं होता है. आमतौर पे मैनेजमेंट के ही अप्रूवल से मैक्सिमम डे टू डे ऑपरेशंस हो जाते हैं. बट जब बड़े बड़े काम होते हैं जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन का अप्रूवल कराना है या फिर ऑडिटर को फाइनल करना है कि भाई ऑडिटर इस साल का हमारा कौन होगा, तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन शेयर होल्डर्स लेते हैं. इनके लिए जनरल मीटिंग्स कॉल की जाती है. जाहिर सी बात है ये भी इक्विटी के साथ में एडेड एक फीचर है. नंबर 2 इज ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैपिटल रेज हो जाता है. सो वंस द कंपनी हैज इशूड अ शेयर, तो ये पैसा हमेशा के लिए उनको मिल गया. नाउ यू मे आस्क कि सर ऐसे तो शेयर होल्डर को कभी पैसा वापस मिलेगा ही नहीं. ऐसा नहीं है. शेयर होल्डर को पैसा चाहिए तो अपना शेयर बेचो, किसी को भी बेच दो, तो शेयर होल्डर ट्रांसफर जब करेगा अपने शेयर को तो उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे. सो एक तरह से यहाँ पे जो ओनरशिप है वो हैंड्स चेंज करती है, बट ओनरशिप कभी भी डिमिनिश नहीं होती, एलिमिनेट नहीं होती. सो once the company issues shares, it is typically issued without any expiry date. तो एक तरह से infinite या फिर indefinite period के लिए कैपिटल रेज हो जाता है. इसके अलावा नो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. दिस मेक्स दिस सो एक्साइटिंग. आज इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करनी नहीं पड़ती. ये लॉन्ग टर्म डेट के लिए लागू नहीं होता. लॉन्ग टर्म डेट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. आपका प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है एंड वो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता है, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो देना ही पड़ेगा. बट इक्विटी के केस में इट एंटायरली डिपेंड्स कि प्रपोजल आया है क्या डिविडेंड देने का. इफ देयर इज अ प्रपोजल देन द डिविडेंड इज पेबल. अदरवाइज डिविडेंड अगर नहीं भी दे कोई कंपनी, सो कोई भी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर फोर्स नहीं कर सकता कंपनी को कि नहीं हमको तो डिविडेंड चाहिए, नहीं मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं रेजिडुअल क्लेम के ऊपर में. रेजिडुअल क्लेम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. अगर कंपनी लिक्विडेट होती है कल को तो कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे. कंपनी के एसेट्स बेच करके क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा. जो भी सरप्लस बचेगा, जो कुछ भी बच जाएगा, वो शेयर होल्डर्स का एक तरह से नेट एसेट पे क्लेम है. तो ये रेजिडुअल क्लेम शेयर होल्डर्स को इसके साथ मिलता है. अब अपने आते हैं अबाउट कंपनीज लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं. बहुत छोटा सा टॉपिक है, सीधा सीधा एकदम समराइज करूं आपको. अगर हम कंपनियों की बात करें तो प्राइमरीली दो तरह की कंपनीज होती हैं. एक होती है प्राइवेट कंपनीज, एक होती है पब्लिक कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज जो आपने सुना वो एकदम ठीक ही सुन रहे हो. इंडिया में जैसे अपने प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं ना, तो प्राइवेट लिमिटेड आर प्राइवेट कंपनीज. और सिर्फ लिमिटेड किसी के नाम के पीछे लगता है तो वो आमतौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं. तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि प्राइवेट और पब्लिक में मेजर फर्क क्या है. तो मेजर फर्क ये होता है कि मैक्सिमम केसेस में कंपनीज पहले प्राइवेट ही बनती है और बाद में वो खुद को पब्लिक बनाती है और बाद में फिर लिस्टिंग भी करवाती है. लिस्टिंग का मतलब है अपना आईपीओ वगैरह लाना. सो प्राइवेट कंपनीज जब बनती है तो व्हाई डोंट दे स्टार्ट विथ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो उसका रीजन है कि स्टार्टिंग में यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ कैपिटल. लिमिटेड आपका कैपिटल चाहिए आपको. यू डोंट वांट लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स टू ज्वाइन इन. कंप्लायंस भी आप अपने ऊपर कम रखना चाहते हो. तो ऐसे में आप एक लिमिटेड कंपनी के साथ शुरुआत नहीं करते हो. बट एज योर कंपनी ग्रोज एंड ग्रोज, तो जैसे जैसे मेच्योर होती जाएगी आप लिमिटेड कंपनी बनाओगे और लिमिटेड के बाद में तो अल्टीमेटली लिस्ट करवा दोगे, यानी कि आप अपनी कंपनी को पब्लिकली ट्रेडेड बना दोगे. सो अगर हम प्राइवेट कंपनीज और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन देखें तो बोल सकते हैं कि कंपनी की एज का एक बहुत बड़ा फर्क होता है. आमतौर पे जो ग्रोथ स्टेज कंपनीज होती है वो कंपनीज या स्टार्टअप फेज की कंपनीज होती है, ये प्राइवेट कंपनीज होती है. जबकि मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंची हुई या मेच्योर स्टेज पे पहुंची हुई कंपनीज आमतौर पे आपको लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है. यही बात यहां लिखा है दैट स्टार्टअप एंड ग्रोथ कंपनीज जो है वो यूजुअली प्राइवेट कंपनीज होती है और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो होती है वो यूजुअली मेच्योर कंपनीज होती है. एंड यहाँ पे ये लिखा है कि स्टार्टअप फेज में कौन इन्वेस्ट करता है. स्टार्टअप फेज में इन्वेस्ट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, वो सब लोग. एंड उनका मेन एम ये रहता है कि उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत जोर का बनाना है एंड दे डोंट रियली फोकस ऑन करंट इनकम. यानी जो लोग भी पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग तो अलग तरह से सोचते हैं, पर प्राइवेट वाले क्या करते हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन को चेज करते हैं. उनको डिविडेंड से पड़ी नहीं है.
सच बताऊं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स डिविडेंड दे भी कैसे सकता है, उनके पास में शुरुआती टाइम पे पैसे की कमी है, पैसे की कमी होने पर डिविडेंड दे पाना तो मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये कंपनियां खुद को प्रूव करके अपने कैपिटल की वैल्यू बढ़ा देती है, यानी कि खुद की कंपनी की वैल्यू बढ़ा देती है, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज चेजिंग व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। यहीं पे अगर हम पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, देन वी आर चेजिंग रेकरिंग इनकम। आमतौर पे पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले को उम्मीद रहती है कि मेरे को कुछ डिविडेंड तो मिलेगा। सो डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ रेकरिंग इनकम दैट यू गेट। इसके अलावा ऑब्वियसली कैपिटल एप्रिसिएशन भी है जो आपको मिल सकता है, बट मोस्टली दीज कंपनीज आर मैच्योर कंपनीज। आगे बढ़ते हैं, की टर्मिनोलॉजीज में एक एक करके अब कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नंबर 1 हो गया इक्विटी प्रोस्पेक्टस। टॉकिंग ऑफ इक्विटी प्रोस्पेक्टस, तो अपने खुद भी आईपीओ के टाइप पे ना आप भी ये नाम सुने होंगे, DRHP। हैव यू हर्ड द वर्ड DRHP? नहीं सुना, कोई बात नहीं। दिस इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। नो, व्हाट डज दिस डू? ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी आईपीओ जब आता है तो वो आईपीओ से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रखता है। जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है तो उसको काफी सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। वो डिस्क्लोजर्स यहां रहते हैं, जैसे कि जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेंगे बाय शेयर इशुएंस, उस प्रोसीड का कंपनी करेगी क्या, ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होता है। आमतौर पे मैक्सिमम कंपनियां तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देने के लिए आईपीओ लेकर के आती हैं, वाइल कई कंपनियां एक्सपेंशन के लिए करती हैं, और कई कंपनियां डिसाइड नहीं कर पाती भाई कहां इन्वेस्ट करना है, बट दे वांट टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर देमसेल्व्स। सो ये जो भी कारण है आपको वो कारण यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा इशूअर का बिजनेस क्या है, यानी बिजनेस कौन से बिजनेस में है, क्या सेक्टर है वगैरह वगैरह, वो एक्सप्लेन करना है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, मैनेजमेंट का आगे का सोच क्या है, डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपको बताना है। कौन बड़े बड़े शेयर होल्डर्स ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है, कौन मैनेजमेंट में है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होती है। एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो देनी ही पड़ती है कि हाउ हैज द कंपनी डन इन द पास्ट, सो दैट जो भी इन्वेस्टर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन को सुन करके, देख करके, पढ़ करके ये डिसाइड कर पाए कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव कॉमन एंड प्रेफरेंस शेयर्स। वेल, इंडिया में भी हम लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। कॉमन शेयर्स होते हैं वो शेयर्स जिनमें आपको इकोनॉमिक राइट्स भी मिलती है और वोटिंग राइट्स भी मिलती है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले व्हाट इज इकोनॉमिक राइट एंड व्हाट इज वोटिंग राइट, तो यहाँ पे इसी पॉइंट को मेंशन किया, आपको दोनों चीजें मिलती है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर्स या फिर प्रेफर्ड शेयर्स, तो इस केस में आपको इकोनॉमिक राइट्स तो मिलती है बट यू डोंट रियली गेट एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को इकोनॉमिक राइट्स मिलने का मतलब ये होता है दैट जब भी डिविडेंड कॉल होगा तो डिविडेंड इनको मिलेगा। इनफैक्ट इनको डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। अगर डिविडेंड मिस हो जाए और कल को क्यूमुलेटिव टाइप का ये प्रेफरेंस शेयर हो तो अगले साल भी मिलेगा। तो कई चीजें हैं जिसको हम खुल करके और बात करेंगे। तो इनको इकोनॉमिक राइट्स तो मिलती है लेकिन इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। सो ये लोग मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन पे, ये सब जगहों पे वोट नहीं कर सकते। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन कॉमन शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इकोनॉमिक एंड वोटिंग राइट्स पे आ जाते हैं अपने। वोटिंग राइट्स क्या है? वोटिंग राइट्स क्लियरली यहां मेंशन किया है, राइट टू पार्टिसिपेट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजंस। इसके एग्जांपल्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन का इलेक्शन, ऑडिटर का सिलेक्शन, ये सब चीजें यहां पे होती है। सॉरी। इकोनॉमिक राइट्स में डिविडेंड राइट्स आती है। डिविडेंड राइट का मतलब हो गया कि आपको डिविडेंड मिले, वक्त पे मिले, प्रोपोर्शनेट मिले, ये सब मिले। कन्वर्जन राइट्स, नाउ व्हाट आर कन्वर्जन राइट्स? अगर आपके पास कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है तो कन्वर्जन राइट्स आपको उसके साथ मिलती है, जो कि ये इंश्योर करती है कि वक्त आने पे आप अपने जो भी सिक्योरिटी है उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर पाओ। आमतौर पे सारे इक्विटी में ही कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है? राइट्स टू एक्सचेंज वन क्लास ऑफ टाइप ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी फॉर अनदर। तो यहाँ कन्वर्जन राइट में वन क्लास टू अनदर क्लास का ही मेंशन किया है, बट ऐसे कन्वर्जन राइट्स आपको अक्रॉस सिक्योरिटीज भी दिखते हैं। यानी यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट अ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। अगर आपने उस तरह के फीचर को सब्सक्राइब पहले से किया था तो आप बॉन्ड को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगेन अगर वो कन्वर्टेबल शुरुआत से रहा था तो ये होते हैं कन्वर्जन राइट्स। देन वी हैव लिक्विडेशन राइट्स। लिक्विडेशन राइट्स ये है कि भाई आपको जब कंपनी लिक्विडेट हो तो उस समय आपको भी क्लेम मिले, आपको भी पैसे मिले। ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑफ क्लेम का ध्यान रखा जाएगा, यानी सबसे पहले जो हमारे डेट होल्डर्स हैं उनको रीपे किया जाता है, फिर प्रेफरेंस को, एंड लास्ट में जो बचता है वो कॉमन को मिलता है। तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी ऑफ क्लेम का तो ध्यान रखा जाएगा।
देन नेक्स्ट इज स्प्लिट सब डिविजन या फिर कॉम्बिनेशन राइट्स। ये बेसिकली होता है जब एक शेयर का हम लोग स्प्लिट या फिर रिवर्स स्प्लिट कर देते हैं। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर 2-2 रुपए का फेस वैल्यू बन सकता है, 5 रुपए का बन सकता है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी और मैनेजमेंट क्या सोच रहा है इस बारे में। तो इस तरह का कोई भी स्प्लिट हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, तो इन सब चीजों में भी आपको चांस मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्चुअली ग्रेट, ये है प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि अगर आप पहले से एक शेयर होल्डर है कंपनी के, तो जब कंपनी नए इशू लेकर के आए तो सबसे पहले वो आपको बतलाएगी कि सर आपको चाहिए क्या नए शेयर्स। ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल। अगर मान लो आप पहले से 10% शेयर होल्डर थे एंड मान लो कंपनी के पास 100 ही शेयर्स थे जिसमें से 10 शेयर आपके पास थे। नाउ द कंपनी इंटेंड्स टू इशू अनदर 100 शेयर्स। अगर कंपनी और 100 शेयर इशू करने जा रही है तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 200 हो जाएंगे। एंड इफ दे डोंट टेल यू दैट दे आर गोइंग टू डू दिस, तो आपके पास तो 10 ही शेयर रह जाएंगे। सो देखा जाए तो 10 शेयर्स आउट ऑफ 200, योर प्रोपोर्शन विल बी ओनली 5%। यानी कि जहां आप 10% होल्डर थे वहां पे पोस्ट इशू आपकी होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी एंड इट विल बिकम 5%। तो ये तो गलत होगा ना। इसीलिए एक आपको राइट दी जाती है जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, जो कि ये इंश्योर करती है कि जितने भी शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग में हैं उनको पहले पूछा जाए बिफोर रेजिंग न्यू कैपिटल। आपसे पूछा जाएगा आर यू इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मोर। अगर आपने बोला हाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको राइट्स शेयर इशू कर दिए जाएंगे। एंड जाहिर सी बात है आप 10 शेयर और खरीद लो, तो 10 शेयर और खरीदोगे तो 20 शेयर टोटल हो जाएंगे आउट ऑफ 200 एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन योर 10%। तो ये होता है राइट्स शेयर का कॉन्सेप्ट। यहां पे लिखा है दैट प्रेफरेंशियल क्लेम फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू परचेज न्यूली इशूड शेयर्स इज प्रोवाइडेड टू देम। दिस इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट्स। नेक्स्ट लेट्स जंप टू कॉमन शेयर्स अगेन। कॉमन शेयर्स में जो हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं उसमें आपको डिविडेंड और लिक्विडेशन प्रोसीड्स मिलता है, और जो हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं उसमें बीओडी, एमएनए, रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये सब मिलता है। मैं ऑलरेडी इन चीजों को पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यू ऑलरेडी नो कि आप जानते तो थे, बस लिखने में कहीं चाहिए था तो ये लिखा हुआ भी आ गया। इसके अलावा देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्रॉक्सी वोट। नाउ व्हाट इज दिस? प्रॉक्सी वोट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको एज इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स तो मिल रहा है, बट व्हाट इफ यू आर नॉट अवेलेबल व्हेन द वोट्स आर बीइंग आस्क्ड फॉर। तो उस समय आप अपने एक प्रॉक्सी फॉर्म भर करके अपने बिहाफ में किसी को अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके बिहाफ में इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आमतौर पे म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास में इस तरह की प्रॉक्सी वो होती है, प्रॉक्सी की परमिशन होती है एंड दे इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। अदरवाइज आप खुद भी अपने लेवल पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपके फादर के नाम पे कोई शेयर है, ही इज नॉट एबल टू गो टू एन एजीएम, he will give you a proxy, he will basically give a proxy form to the company। कंपनी उस proxy form को मिलने पे आपको अलाउ करेगी एज अ proxy shareholder, जो कि आपके जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसके बिहाफ पे आकर के वोट कर सके। तो यहाँ पे लिखा है that you can cast and a shareholders representative can cast vote on shareholders behalf। फिर अपने आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे। नाउ ऑल्दो आपको जो आपका लर्निंग आउटकम है उसमें बोला था कि कॉमन शेयर्स के ऊपर बात होगी या फिर सिर्फ शेयर्स के ऊपर बात होगी, पर अब प्रेफरेंस पे भी बात हो रही है सेम लर्निंग आउटकम में। इस लर्निंग आउटकम में आपको बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। वेल प्रेफरेंस शेयर्स में आपको फीचर्स दोनों देखने को मिलते हैं। यू गेट सम क्वालिटी ऑफ इक्विटी एंड यू गेट सम क्वालिटी ऑफ डेट। तो ये कैसे होता है आपको मैं बताऊंगा, बट एक तरह से ऐसे ही समझ लीजिए दैट प्रेफरेंस इज काइंड ऑफ अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। नाउ इनको ये डेट का फीचर कैसे मिलता है? वेल डेट का फीचर इसलिए मिलता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स मिलती है जस्ट लाइक डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। ये सेम कंडीशन आपको प्रेफरेंस में भी देखने को मिलती है जहां पे आपको डिविडेंड मिलता है एंड टाइम टू टाइम मिलता है। सो यस इट इज क्लोजर टू डेट सिक्योरिटी। बट देन फिर ये कॉमन शेयर्स के जैसा भी बिहेव करता है। व्हाई इट बिहेव्स लाइक कॉमन शेयर्स? बिकॉज डेट होल्डर्स को तो इंटरेस्ट कंपनी लॉस भी करे ना तो भी मिलेगा, बट प्रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं है। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस तो फिर डिविडेंड कॉल नहीं होता है इवन फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक तरह से इक्विटी जितना रिस्क भी लेना पड़ रहा है, उतना तो नहीं ले रहे बट थोड़ा तो ले रहे हैं। सो दे आर possessing some features of equity shares and they also have certain features of debt securities। तो ये चीज को यहाँ पे क्लियरली समझाया गया है। नेक्स्ट आया कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो सीनियर हैं टू दोज ऑफ कॉमन शेयर्स। वैसे बाय द वे आपने नोटिस किया होगा हर एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं बिकॉज हर लाइन इंपॉर्टेंट है।
अब सेकंड पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले उनको प्रेफरेंस बेटर मिलती है, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स में वो ऊपर आते हैं, विच इज ट्रू। सबसे पहले आता है आपका डेट होल्डर्स, कल को कंपनी डूबी सबसे पहले डेट होल्डर्स को एग्जिट मिलेगा, फिर मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड एंड में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये कहना गलत नहीं है दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ क्लेम सीनियर टू दैट ऑफ कॉमन शेयर होल्डर्स। हाँ, बस एक ही बात है कि इनको डिविडेंड जो मिलेगा वो एक फिक्स परसेंटेज मिलेगा एंड वो पार वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। आमतौर पे प्रेफरेंस के आगे 9%, 10% ऐसे करके परसेंटेजेस लिखे रहते हैं। ये परसेंटेजेस को जब आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल ऑन पर शेयर, पर प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। व्हेन वी टॉक ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दिस इज द फाइनल पॉइंट इन दिस वीडियो पार्ट। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट पढ़ते हैं विच इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट डू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू? इसमें ये होता है कि मान लो आपके पास ये प्रेफर्ड शेयर्स है पहले से और ईयर 1 में कंपनी को लॉस हो गया, ईयर 1 में कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस। नाउ लॉस होने पे कंपनी को इंटरेस्ट तो भी पे करना पड़ता है, सो इंटरेस्ट तो पेबल है, बट डिविडेंड्स की बात करें तो ना ही इक्विटी डिविडेंड कंपलसरी है और प्रेफरेंस डिविडेंड की भी बात करें तो कंपलसरी तो है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन लॉस में नहीं है। तो लॉस होने पे ईयर 1 पे आपका डिविडेंड मिस हो गया है, बट अगर वो क्यूमुलेटिव नेचर का निकला तो उस केस में ईयर 2 में जाकर के ये चेक किया जाएगा कि क्या प्रॉफिट किया क्या, और अगर प्रॉफिट किया तो आपको सिर्फ ईयर 2 का डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको ईयर 1 का भी डिविडेंड साथ में मिलेगा। सो बेसिकली जब तक डिविडेंड देने लायक स्थिति में कंपनी नहीं आती, पुराने सारे डिविडेंड्स को याद रखा जाएगा और एक साथ पे किया जाएगा, हेंस द नेम क्यूमुलेटिव। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यू गेट टू नो, अब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर्स। नाउ व्हाट आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर्स? पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर्स में ऐसा होता है दैट आपको टाइम टू टाइम जो आपका फिक्स्ड डिविडेंड है वो मिल जाता है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेटिंग नेचर के हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर कंपनी की अर्निंग्स होती है तो आपको थोड़ा सा एडिशनल डिविडेंड भी मिलता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट यू आर एलिजिबल टू रिसीव एन एडिशनल डिविडेंड इफ द कंपनीज प्रॉफिट एक्सीड अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल। सी नंबर पॉइंट है कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर्स। कॉलेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि होता क्या है, कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होती है कंपनी जिसने उसको इशू किया, वन इज कंपनी जिसने उसको इशू किया, एंड दूसरा है इन्वेस्टर, करेक्ट? तो दो तरह की बातें हो सकती है इनके बीच में। कंपनी इशू करते वक्त एक बात ये लिख सकती है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या डेट मेंशन रहती है, कॉल डेट बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर कॉल डेट पे इफ द कंपनी सो विशेस वो इन्वेस्टर को बोल सकती है कंपल्सरीली अपने प्रेफरेंस शेयर्स को सबमिट करने के लिए। मैं वापस ठीक से समझा देता हूं, यहां पे कंपनी के पास में एक राइट है कि वो शेयर होल्डर को बोल सकता है कंपल्सरीली अपने शेयर्स को सरेंडर कर दो। दीज आर नोन एज कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर्स। ऐसा कोई क्यों करेगा? कंपनी क्यों करेगी? कंपनी तब करेगी जब उनको ऐसा लग रहा है दैट बहुत डिविडेंड पेमेंट करना पड़ रहा है एंड दे आर नॉट लाइकिंग दिस। कंपनी डिविडेंड पेमेंट अब आगे नहीं करना चाहता है एंड दे हैव एनफ मनी ऑलरेडी इन देयर हैंड, तो उस केस में दे वुड टेल द इन्वेस्टर्स कि आप प्लीज अपने शेयर सबमिट कर दीजिए एंड सबमिट करके टाटा बाय बाय, नो फर्दर डिविडेंड्स। सो दिस इज व्हाट कंपनीज कैन डू। अब आप ऑब्वियसली बोलेंगे ऐसा कोई क्यों चाहेगा, क्यों करेगा? मतलब अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इन्वेस्टर इस तरह का क्यों सुनेगा कंपनी का? वो मना भी तो कर सकता है। तो पहला बात, मना नहीं कर सकता। अगर कंपनी ने बोल दिया डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर सबमिट करो तो करना पड़ेगा। तो फिर सर क्यों हाँ बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें डिविडेंड का परसेंटेज ज्यादा होता है, लालच मिल रहा है अपने को। मान लो एक रेगुलर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट चल रहा है 9%, तो इसमें आपको मिलेगा सपोजिटली 15%। दैट्स ग्रेट, यानी आपको डिविडेंड बहुत जोर से मिल रहा है। ये डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो आप कॉलेबल की रिस्क लीजिए। हाँ, देयर इज अ चांस दैट कंपनी माइट कॉल द प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कंपनी कंपल्सरीली आपके शेयर्स को बायबैक कर सकती है। देयर इज अ चांस, बट इसका रिस्क लेने में आपको मजा मिलेगा क्या? आपको डिविडेंड ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पे लिखा है दैट इशूअर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इसका मतलब इशूअर चाहे तो ये कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के पास जाके बोल सकते हो कंपल्सरी बायबैक करना पड़ेगा। ना ना ना, कंपनी इफ सो वांट्स दे कैन डू इट, बट यू कैन नॉट टेल द कंपनी दैट यू हैव टू डू इट। सो इट हैज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ये आप आगे जाकर के
डेरिवेटिव्स में अच्छे से सीखोगे इस लैंग्वेज को, जिसको हम कहते हैं राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे आपको राइट मिल रहा है कंपनी के इशूअर को, कंपनी या फिर इशूअर को, एंड यहाँ पे रीपरचेज कर सकते हैं प्रेफर्ड शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब इसी तरह पुटेबल होता है, पुटेबल थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे इन्वेस्टर के पास राइट होता है कि ये जब चाहे कंपनी को जाके बोल सकता है दैट आई वांट टू सबमिट माय प्रेफरेंस शेयर्स एंड यू हैव टू पे मी मनी। यानी यहां पे इन्वेस्टर के पास राइट है दैट ये जाकर के अपने शेयर्स को सरेंडर कर सकता है कंपनी के सामने एंड उसके अगेंस्ट एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ले सकता है। अब आप कहेंगे कि अगेन वापस वही राइट नो ऑब्लिगेशन, यानी कंपनी कैन नॉट टेल है भाई तू देने वाला था ना, नहीं 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 नहीं, कंपनी कैन नॉट टेल दिस। यहां पे इन्वेस्टर अगर डिसाइड किया मेरे को देना है तो ठीक है, नहीं डिसाइड किया तो कोई बात नहीं। अब ऐसा क्यों करेगा कोई? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। कल को मान लो एज एन इन्वेस्टर मैंने एक प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करा, ठीक है, जिसका पुटेबल प्राइस चल रहा है मान लो 90 और इसका मार्केट प्राइस चला जाता है 80, तो ना आई एम एक्सट्रीमली वरिड, ये कंपनी का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, प्राइस चल रहा है 80, तो मैं कंपनी के मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा आई वॉन्ट टू पुट माई शेयर्स। उस केस में 80 रुपीज का प्राइस मार्केट में चल रहा होगा, बट आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट एट 90। सो ये जो पुटेबल फीचर है ये इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है। एंड जाहिर सी बात है कंपनी को ये बात पता है, तो कंपनी जब भी पुटेबल शेयर्स इशू करेगी तो वो डिविडेंड का परसेंटेज नॉर्मल से कम रखेगी। यानी अगर नॉर्मल में 9% मिल रहा है तो यहां पे हो सकता है 5% मिले, दैट इज एंटायरली पॉसिबल। क्या लिखा है? इन्वेस्टर्स हैव द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल द प्रेफर्ड शेयर्स टू द इशूअर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस, दिस इज नोन एज पुट कंटिजेंसी प्राइस। एंड लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है दैट द शेयर होल्डर्स रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स एंड उनको आगे जाकर के फ्यूचर में अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन का मतलब ये है कि कंपलसरी नहीं है, आपको कराना है नहीं कराना आप डिसाइड करो, बट आमतौर पे लोग इवैल्यूएट करते हैं, अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराना बेनिफिशियल होता है तो सभी कराते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सचेंज प्रेफरेंस शेयर्स इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स अग्रीड अपॉन इशुएंस इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में ही होगा जो भी ये होगा एंड इसका अग्रीमेंट शुरुआत में ही हो जाता है। सो कन्वर्टेबल लेने के साथ साथ आपने अग्री कर दिया कि अगर मेरे प्रेफरेंस शेयर्स को मुझे कन्वर्टेबल में कन्वर्ट करना हुआ या फिर इक्विटी में कन्वर्ट करना हुआ वो ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए। So all these are different types of preference shares. I hope आपको ये वाला एरिया अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any problem with respect to this particular portion types of preference shares, I would encourage इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, वापस देखिए, so that आपकी कोई भी लेवल ऑफ कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिलहाल इस वीडियो पार्ट में इतना ही, हमने अपना पहला लर्निंग आउटकम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। We'll see you in the next one.